हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज का सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और यूनिट नंबर है थर्ड, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। सबसे ज्यादा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह RS खुरमी के बुक के पूछे जाते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की जो RS खुरमी की बुक है और हम लोग उसी बुक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे हैं। आज जिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वह सबसे पहले मैं दिखा देता हूं और समझा देता हूं। तो सामने आप देख सकते हैं जिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वह यहां पर आपको दिख रहा है। सबसे पहले मैं इसको पढ़ के सुना देता हूं, समझा देता हूं इसमें क्या करना है। जैसा कि क्वेश्चन में पहले से ही ये डायग्राम दिया गया, क्या ये डायग्राम दिया गया है और लिखा भी है कि चित्र में दर्शाए अनुसार 1 किलो न्यूटन, क्या लिखा रहा है 1 किलो न्यूटन एंड 2 किलो न्यूटन, मतलब जो ऊपर पहला ब्लॉक है ए, इसका वेट दिया गया 1 किलो न्यूटन। जो दूसरा ब्लॉक है बी, इसका वेट दिया गया है 2 किलो न्यूटन। दो ब्लॉक हैं ए एंड बी संतुलन की स्थिति में जैसे आपको दिख रहे हैं। यदि दोनों ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी के बीच और जो फर्श है, मतलब ये जो फर्श है नीचे, इसके बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, घर्षण गुणांक है, वह 0.3 है। मतलब इन दोनों के बीच में भी यही हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और जो फर्श और ब्लॉक बी के बीच में भी कोएफिशिएंट फ्रिक्शन यही रहेगा। तो ब्लॉक बी को गतिमान करने के लिए आवश्यक बल P ज्ञात कीजिए। मतलब जो यहां पर फोर्स P दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, इसको हमें फाइंड आउट करना है। इसको हमें फाइंड आउट करना है। यदि नहीं दिख रहा है मैं थोड़ा सा डायग्राम बड़ा कर देता हूं तो मुझे उम्मीद है अब आपको दिखने लगेगा। तो इस P को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी दो केस होते हैं। पहला केस आपको दिख रहा होगा ब्लॉक ए है और दूसरा केस ब्लॉक बी है, और दोनों केसों को लेकर कैसे हम P को निकालेंगे ये आगे मैं समझाऊंगा। लेकिन शुरुआत हमेशा हमें कहां से करना है, जो डाटा गिवन है वहीं से करना है। तो गिवन डाटा सबसे पहले हमें नोट करना है। तो यहां पर गिवन डाटा हमें क्वेश्चन पढ़ना है जैसा क्वेश्चन में दिया है। उसके लिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, गिवन ऐसा लिख लेना है। गिवन लिखने के बाद जो डाटा दिया है वहां पर सेम लिख लेना। जैसा हमने अभी पढ़ के सुनाया था, वो बताया भी था कि जो ब्लॉक ए है इसका वेट क्या 1 किलो न्यूटन, ब्लॉक बी का 2 किलो न्यूटन। जैसा हम यहां पर लिखा है तो वेट को हम किससे डिनोटेट करते हैं, W से। कैसा करते हैं, W से ऐसा डिनोटेट करते हैं। और ब्लॉक ए का वेट है इसलिए मैं यहां पर ए लगा देता हूं और सीधा लिख दूंगा 1 किलो न्यूटन। क्या लिख दिया मैंने, 1 किलो न्यूटन। और कॉमा लगाएंगे फिर W लिख देंगे, मतलब वेट किसका, ब्लॉक बी का। तो यहां पर बी लगा देंगे और आगे लिख देंगे 2 किलो न्यूटन जैसा क्वेश्चन में दिया है। और जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसको हम लोग किससे, म्यू से डिनोटेट करते हैं। और ये 0.3 दिया है तो इसको भी लिख देते हैं। हमें निकालना क्या है, हमें P निकालना है। ए बी में यहां पर लिख देता हूं। तो जितना यहां पर डाटा दिया है वह मैंने यहां पर लिख लिया है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमें करना क्या है, यहां पर हमें क्या करना है, जो P निकालना है उसकी प्रोसेस चालू करना है। तो दो केस होते हैं। केस हम पहला लिख देते हैं, इसमें क्या है, केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट में क्या है, डायग्राम सबसे पहले जो भी केस यहां पर स्टार्ट कर रहा है पहला केस और दूसरा केस, दो केस बनते हैं। तो पहले केस में जो डायग्राम यहां पर दिख रहा है, इस डायग्राम को हमें क्या करना है, इस डायग्राम से हमें वह डायग्राम बनाना है जिससे हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो प्लेन आपको दिख रही है, यहां पर ये प्लेन दिख रही है, ये प्लेन हम क्या करेंगे, यहां पर बना लेंगे। डायग्राम याद रखें, पहला केस है, पहले केस के लिए हम डायग्राम बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ऐसा एक लाइन खींच लेते हैं, इसको कोई भी कलर दे देते हैं यहां पर। इसके ऊपर एक हमें क्या करना, ब्लॉक बना देना है। तो यहां पर एक ब्लॉक बना दिया मैंने। कौन सा ब्लॉक बना रहा हूं, अभी मैं बी वाला बना रहा हूं, याद रखें बी वाला ब्लॉक बन गया यहां पर। ये जो ब्लॉक बनाया हमने ऐसा ऐसा हल्का क्यों लिया। अब यहां पर करना क्या है, ध्यान से देखें। इस ब्लॉक को हमें पहला केस में हमें क्या करना है, जो ब्लॉक आपको दिख रहा है इसको हमें डमी पीस के रूप में लेना है। क्योंकि पहले इस ब्लॉक को हम सिलेक्ट किए, नीचे वाला कैसा रहेगा, डमी रहेगा। तो इसको मैं ऐसा डॉट डॉट कर देता हूं। कैसा कर देता हूं,
डॉट डॉट कर देता हूं, ये हमारा डॉट डॉट कर दिया मैंने। नीचे वाले को हमें डॉट डॉट करना है क्योंकि ऊपर वाले को हमें एक्टिव करना है। तो ऊपर वाले को हम क्या करेंगे, अब एक्टिव करेंगे। तो ऊपर वाले को हम क्या करेंगे, यहां पर ऐसा ब्लॉक बना देते हैं। तो ये आपको दिख गया होगा यहां पर। इसको मैं कोई ना कोई कलर दे देता हूं। अब जो ब्लॉक आपको दिख रहे होंगे, मैंने ये ब्लॉक बना दिया। ये दोनों ब्लॉक ऐसे ही बनाना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, आप आंसर सही नहीं निकाल पाएंगे, वो गलत हो जाएगा। तो इसको हम क्या देंगे, ये यहां पर आपको दिख रहा है, ए बी नाम दे देते हैं इसको। ये ऑलरेडी बी आपको दिख रहा होगा। यहां पर ए क्या है, हमारा बी है, और ये हमारा कौन सा है, ए है। ये कौन सा ब्लॉक, बी ब्लॉक, और ये हमारा कौन सा है, ए ब्लॉक है। ध्यान से देखें, ये जो ब्लॉक है ऊपर वाला ए, यहां से ये जो ब्लॉक है, इसका जो वेट दिया गया, इसका जो वेट दिया गया 1 किलो न्यूटन। कितना दिया गया, 1 किलो न्यूटन दिया गया। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 1 किलो न्यूटन, है ना। पहले ब्लॉक का, ए वाले ब्लॉक का 1 किलो न्यूटन दिया गया, जैसा मैं लिख दिया। अब यहां पर 1 किलो न्यूटन के बाद जो जैसा पहले डायग्राम बनाया, यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर कहीं फिक्स है, तो यहां से फिक्स है, तो यहीं से मैं इसको फिक्स कर देता हूं। यहां से ऐसा फिक्स है, इसको मैं यहां पर ऐसा फिक्स कर देता हूं। तो ये फिक्स कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहां से 30 एंगल भी दिखाना है, तो 30 में एंगल यहां पर दिखा देता हूं। एंगल कितना है, यहां पर 30 एंगल है, 30 डिग्री है। लेकिन यहां पर फिक्स है, तो हम मान लेते हैं कि यहां पर टेंशन टी है। क्या टेंशन, मतलब खिंच रहा है, फिक्स है, तो ऐसी जगह टेंशन टी मान लिया, क्योंकि फोर्स ऑलरेडी इसका यहां पर पी दिया गया। तो यहां पर ये फोर्स से हमने नीचे वाले की कोई बात नहीं कर रहा, तो नीचे वाले का फोर्स दिखाए ना दिखाए से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखें, यहां पर हमने क्या किया, जो नीचे वेट लग रहा है, इसको संतुलन में लाने के लिए एक रिएक्शन फोर्स काम करेगा। कौन सा, रिएक्शन फोर्स। तो उसको ऊपर की ओर लगाना पड़ेगा, जो कि पिछले न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी मैं समझा चुका हूं। जो भी केस लेते हैं हम, उसमें एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, जो कि उसको क्या करेगा, इक्वेशन को बैलेंस करेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, आर नाम देते हैं, सॉरी, इसको क्या लिख देता हूं मैं, आर लिख देता हूं। ये पहले भी हमें पता है। याद रखें, 2 केस हैं। कितने केस है, 2 केस हैं। तो हमें R1 और जो भी F1 इस तरह लेके चलना पड़ेगा। तो पहला केस है, इसमें हम क्या लिख देंगे, R1 लिख देंगे। अब एक देखो, इधर टेंशन आपको दिख रहा है, यहां पर पहला ब्लॉक, इसकी बात कर रहा हूं मैं। देखो खींच तो एक फोर्स ए पी नीचे दिख रहा है, लेकिन अभी यहां पर टेंशन है, मतलब यहां पर एक खिंच रहा है, क्योंकि यहां पर क्या दिख रहा है, यहां पर कसा हुआ, तो ऊपर को खिंच रहा है। जब ये ऊपर को खिंच रहा है, तो इन दोनों के बीच में, किसके बीच में, याद रखें, इस ब्लॉक बी और ब्लॉक ए, इन दोनों के बीच में फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स किन के बीच में काम करेगा, इन दोनों के बीच में करेगा। क्यों करेगा, अभी मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। इसको मैं दे देता हूं इसको भी कुछ नाम दे देते हैं। तो ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसको हम एफ से डिनोट करते हैं, तो F1 दे दें। याद रखें, क्या दिया मैंने, F1 दिया। इसको नाम क्या दिया मैंने, F1 दिया है। इसको भी कुछ कलर कर देते हैं। चलो, अब यहां ध्यान से सुने, किनके, देखो अभी फ्रिक्शन किसके बीच में हो रहा है, ये जो यहां फर्श है, इसके बीच में नहीं हो रहा, क्योंकि इसको खिसकाया जा रहा है। ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है, इसको इधर को खिसकाया जा रहा है, इस वाले ब्लॉक को ऊपर को खिसकाया जा रहा है, या कह सकते हैं इधर को खिसकाया जा रहा है। तो ये किसके ऊपर खिसक रहा है, ब्लॉक बी के ऊपर खिसक रहा है। जब ब्लॉक बी के ऊपर खिसक रहा है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, ए और बी के बीच में लगेगा, ए और बी के बीच में लगेगा, क्योंकि ये इसके ऊपर खिसक रहा है। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, या फ्रिक्शन फोर्स है, वह हमेशा किधर लगता है, जिस डायरेक्शन में कोई बॉडी मूव कर रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब विपरीत दिशा में। तो बॉडी इधर की ओर मूव कर रही है, तो फोर्स इसके विपरीत दिशा में लगेगा, जो मैंने लगा दिया है। ये जो डायग्राम यहां पर आपको दिख रहा है, ये इतना हमने कंप्लीट कर दिया जितनी हमें जरूरत थी, है ना। यहां से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के तरीका है जो मैं पहले ही बता चुका हूं। पहला है, हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करना है, फिर वर्टिकली रिजॉल्व करना है, फिर हमें क्या करना है, जो हमारा
कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है, या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम जानते हैं एफ इक्वल म्यू इंटू आर होता है, उससे लास्ट में हमें सॉल्व कर लेना है। पिछले न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्योंकि मैं बता चुका हूं, वही कंडीशन सेम की सेम लेके चलेंगे हम, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पर पहला केस है, हम यहां पर क्या लिखेंगे, रिजॉल्विंग द फोर्स forces horizontally, है ना। क्या लिखेंगे हम, बलों को क्षैतिज दिशा में वियोजित करने पर, बलों को क्षैतिज दिशा में वियोजित करने पर, ऐसा हमें लिख देना है हिंदी में। अब यहां पर हॉरिजॉन्टल फोर्स देखो, ये 90 डिग्री पर है, ये हमारा कितना 270 डिग्री पर है, ये हमारा 180 डिग्री पर है, ये 270 डिग्री पर है, ये हमारा 90 डिग्री पर है। तो ये तीनों के तीनों फिक्स रहेंगे, एक किधर भी ये मतलब कहीं भी रिजॉल्व नहीं होंगे, जिस डायरेक्शन में लगे हुए हैं उसी डायरेक्शन में हमें कंसीडर करना। जैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये फोर्स दिख रहा है F1, और जो किसी एंगल पे लगा हुआ है, जैसे 30 डिग्री पर लगा, अगर 90 डिग्री 180 डिग्री और 270 डिग्री के अलावा किसी दूसरे एंगल पे लगा, तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। अब यहां पर ये इसके साथ एंगल बना रहा है, तो इसको यदि हम इधर को रिजॉल्व करते हैं, तो इधर को रिजॉल्व करते तो कैसा रिजॉल्व हो जाएगा, ऐसा रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये जब रिजॉल्व हो जाएगा तो फोर्स क्या बन जाएगा, T इंटू कॉस 30 डिग्री, क्या बन जाएगा, T इंटू कॉस 30 डिग्री, क्योंकि जिस साइड एंगल बनाता है यदि हम उधर उसको घुमाते हैं तो कॉस एंगल आता है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, F1 देखो, इसकी डायरेक्शन इधर को है, उसकी डायरेक्शन उधर को है, तो एक दूसरे के अपोजिट है तो हम बराबर ले सकते हैं। तो F1 इक्वल क्या हो जाएगा, T इंटू कॉस 30 डिग्री, है ना। टी टेंशन हमने मानी, याद रखें डायग्राम में हिंदी टी हमने माना हुआ है। तो ये हो गया। अब यहां पर अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां पर F1 इक्वल T इंटू कॉस 30 की जो वैल्यू होती है 0.866, कितनी होती है, 0.866। अब कई लोगों की ये वैल्यू नहीं आती है ना, तो मैं अभी कैलकुलेटर में थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको, है ना। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, थोड़ा सा हाईलाइट करके रखें जिससे हमें पता रहे बाद में हमने कौन सी वैल्यू निकाली और इसका हम कैसे यूज करेंगे। अब जो कैलकुलेटर होता है, मुझे उम्मीद है सभी के पास होगा कैलकुलेटर, ऐसा एक बार पास से आके दिखा देता हूं। तो यहां पर आप देखें डी होना चाहिए, इधर क्या होता है एम और इधर क्या होता है डी होता है। ये नहीं आता है तो हमें क्या करना है, जो मोड वाला बटन है, सब मोड एक बार दबाना है, फिर दूसरी बार दबाना है, फिर तीसरी बार दबाना है, फिर चौथी बार दबाना, मतलब 4 बार हमें मोड वाला बटन दबाना। जब आपको यहां पर लिखा दिखेगा डिग्री, रेडियन और GRA लिखा होगा, तो डिग्री में हमें लाने के लिए फर्स्ट यहां पर पहला नंबर दिख रहा है डिग्री पहले पे, तो हमें यहां पर क्या करना है, कैलकुलेटर के अंदर 1 दबा देना। जैसे आप 1 दबाएंगे तो यहां पर डी लिखा आ जाएगा, क्या लिखा आ जाएगा, डी लिखा आ जाएगा। याद रहेगा, हमें मोड वाला बटन 4 बार दबाना है, 1 2 3 4। जैसे 4 बार दबाएंगे तो आपको डिग्री और RAD लिखा आ जाएगा। तो हमें क्या करना, फिर हमें क्या करना, जैसे ये लिखा मिल जाए 4 बार मोड वाला बटन दबाने के बाद जैसे ये लिखा आ जाए तो हमें फिर 1 दबा देना। 1 जैसे ही दबाएंगे आप, यहां पर सेट हो जाएगा डी। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ जाएगा, यहां से आपके आंसर सही आने लगेंगे। तो ये हो गया। और सेकंड कंडीशन क्या होती है, फिर वही हमें क्या करेंगे, फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। कैसा करेंगे हम रिजॉल्व, वर्टिकली। तो हम क्या लिख देंगे, रिजॉल्विंग द फोर्सेस वर्टिकली। मतलब अब हम क्या करेंगे, वर्टिकली करेंगे। वर्टिकली मतलब हिंदी में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम, बलों को ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित करने पर। ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या है, देखो अब इसको हॉरिजॉन्टल में ले चुकी, अब ऊर्ध्वाधर दिशा में दिख रहा है, एक तो R1 दिख रहा है, उसकी ऊपर को डायरेक्शन है, 1 किलोमीटर दिख रहा है, उसकी नीचे को डायरेक्शन है। और इसको भी रिजॉल्व करेंगे ऐसा, क्योंकि ये किसी एंगल पे दिया। अगर इसको हम रिजॉल्व करेंगे तो जो ऊपर को ऐसा हो जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, T इंटू साइन 30 डिग्री। क्या हो जाएगी, T इंटू, क्योंकि इधर जिधर एंगल बना था उधर हमने कॉस ले लिया था, उसका अपोजिट साइन होता है। तो ये हमने कर लिया। अब देखो, जिनकी डायरेक्शन एक समान है उनको हम ऐड कर देंगे, जिसकी डायरेक्शन मतलब अपोजिट है उसको हम इक्वल के बराबर लिख देंगे। जैसे R1 और यहाँ पर T, जो वाला फोर्स रिजॉल्व, R1 और ये वाला फोर्स, इन दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है, इसकी अपोजिट है, तो इनको एक साइड लिख देंगे, इसको हम बराबर में लिख देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, R1 प्लस
टी इंटू साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 किलो न्यूटन हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है क्योंकि यहां पर एफ के इक्वल मैंने इसको निकाला है। अब एफ और आर के इक्वल इक्वेशन हमेशा बनाते हैं, एफ और आर के इक्वल बनाते हैं, उसका रीजन होता है। उसका क्या रीजन होता है अभी मैं बताऊंगा, पहले थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमने क्यों लिख दिया। अब यहां पर R1 दिख रहा है यहां पर, तो R1 की जगह R1 रहने देंगे, प्लस यहां पर हम वैल्यू रख सकते हैं तो T इंटू साइन 30 की जो वैल्यू होती है 0.5 होती है, कितनी होती है 0.5 होती है, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर 1 हो जाएगा। अब यदि हम लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं, यदि हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर हमें इसके आर के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो आर के फॉर्म में लाने के लिए इसको हमें उधर ले जाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा R1 इक्वल ये 1 माइनस ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा T इंटू 0.5। तो मुझे उम्मीद है ये मैंने जो यहां पर निकाला है ये आपको समझ में आ गया होगा कि R1 इक्वल 1 माइनस T इंटू 0.5 कैसे आया है। तो ये हमारा, इसको भी मैंने कैसे निकाला इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। यहां पर ऐसा कर दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या करना है ये ध्यान से देखें। यहां पर F1 की वैल्यू हो गई, R1 की वैल्यू। अब F1 और R1 की वैल्यू यदि हमारे पास है तो हम इसको क्या करेंगे, जो हमारा पुराना तरीका है बी नो दैट लिख के हम एक फॉर्मूला लगाते थे F इक्वल म्यू इंटू आर, उसको अप्लाई करेंगे। तो हम लोग सेम स्टेप चल रहे हैं। तो हम लोग क्या लिखते थे, याद हो आपको, हम लोग लिखते थे फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप में हम लोग क्या लिखते थे, बिल्कुल ध्यान रखना है। पिछले न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी जो मैंने 2 करवाए थे, थर्ड चल रहा है, उसमें आप देखेंगे हमने लिखा था बी नो दैट, मतलब हम जानते हैं, बी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है एफ इक्वल क्या होता है म्यू इंटू आर होता है। ये मैं पढ़ा चुका हूं। अब यहां पर हमने क्या लिया, एफ की जगह F1 लिया तो यहां पर F1 कर देंगे, और आर की जगह R1 लिया तो यहां पर हम क्या कर देंगे R1 कर देंगे। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। F1 की वैल्यू क्या, T इंटू 0.866, क्या है T इंटू 0.866 इक्वल टू म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.3, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे 0.3 लिख देंगे, ऐसा इंटू लगा के ब्रैकेट लगा देंगे। R1 की वैल्यू है 1 माइनस टी इंटू 0.5, क्या है 1 माइनस टी इंटू 0.5, ये वैल्यू पुट कर दी। यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इसका ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, तो टी इंटू 0.866 इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 हो जाएगा, माइनस जगह माइनस रहेगा, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो टी इंटू जो मैंने कैलकुलेट करके रखा 0.3 इंटू 0.5, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.15, क्या हो जाएगा 0.15 हो जाएगा। इसको मैं इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा t इंटू 0.866, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा t इंटू 0.15 इक्वल में इधर क्या बचेगा 0.3 बचेगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसको मैं यहीं खत्म करना चाहता हूं तो थोड़ा सा मैं इधर का सहारा लेंगे, याद रखें स्टेप बाय स्टेप आप नोट करते चलें, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। यहां से मैंने स्टार्ट किया हो, थर्ड पोर्शन चल रहा है मेरा, यहां पर याद रखें। टी यहां पर हम कॉमन ले सकते हैं, टी कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा 0.866 प्लस यहां पर क्या बचेगा 0.15 बचेगा, इक्वल में 0.3 रहेगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा टी इंटू, यदि इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारी जो वैल्यू आ रही टी की, जो जोड़ने के बाद 1.016 आ रही, 1.016 आ रही, और इक्वल में इधर क्या है 0.3 है। अब टी की वैल्यू निकालना तो इक्वल क्या रहेगा 0.3 इधर रहेगा, ये मल्टीप्लाई में तो इधर नीचे आ जाएगा, ये बटे में 0.16 हो जाएगा, और टी की फाइनल वैल्यू 0.3 में 1.016 का हम डिवाइड करेंगे तो फाइनल टी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 0.2952, ये वैल्यू आ गई है, 0.295 वैल्यू आ गई। याद रखें अभी मैंने टी की वैल्यू निकाली, हमें टी के सहायता से F1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि टी की जगह में यदि 0.295 रख देंगे 0.2952 है शायद, 0.2952, चलो और एक बढ़ा देते 295 भी लिखेंगे तो भी चलेगा। इस तो F1 की वैल्यू ऐसे ही R1 की निकालने के लिए हम टी की जगह इसी को रख देंगे तो R1 की वैल्यू तो हम नेक्स्ट पेज में निकालेंगे। याद रखें हम क्या करने वाले हैं
क्या लिखेंगे यहां पर, यदि हम मान लेंगे कि इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं, उससे होगा कि आगे लिखने में आसानी रहेगी। हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं, हम यहां पर क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रखा करें जिससे पिछली वैल्यू देख सके, याद रखें, पिछली वैल्यू देखने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, F1 इक्वल टी इंटू 0. टी इंटू क्या था, टी इंटू 0.866, 0.8 ये वैल्यू थी। टी की वैल्यू हमें रखना है, तो F1 इक्वल टी की वैल्यू कितनी है, 0.2952, क्या है 0.2952 इंटू हमारी क्या है 0.866। इस तरह हमारा जो F1 की वैल्यू है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल जो वैल्यू आ रही 0.255 न्यूटन, ये वैल्यू आ गई किसकी, हमारी F1 की। तो मुझे उम्मीद है ये जो F1 की वैल्यू निकाली आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन कौन सी, एक बार दिखा देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो आपको। ए वाली इक्वेशन R1 इक्वल 1 माइनस टी इंटू 0.5, इस इक्वेशन को हम लेकर चलेंगे और इसमें टी की वैल्यू रखेंगे। तो हम फिर हम इक्वेशन सेकंड से क्या लिखेंगे, हम जो इक्वेशन हमारी है R1 इक्वल 1 माइनस टी इंटू क्या है 0.5, तो रख देते हैं R1 इक्वल 1 माइनस टी की वैल्यू कितनी है 0.2952 इंटू 0.5। इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, R1 इक्वल 1 की जगह बन जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आ रही 0.1476। इस तरह में यदि इनकी फाइनल वैल्यू निकालते हैं R1 की, 1 में से इसको हम घटा देते हैं, मैं तो 0.85 आ जाएगा, है ना, लगभग कितनी आ जाएगी 0.85 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, ये R1 की भी वैल्यू निकाल ली है, F1 निकाल लिया, R1 निकाल लिया, लेकिन हमें क्या चाहिए, P की वैल्यू चाहिए। अब तो सेकंड कंडीशन लेके चलेंगे, याद रखें सेकंड कंडीशन में जो डायग्राम बना रहा है उसको ध्यान से समझें। पहले मैं डायग्राम बना देता हूं, या फिर आप देख सकते हैं यहां पर मैं डायग्राम, सॉरी ये जो डायग्राम है आ गया, चलो अब दिख रहा है, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें सेकंड कंडीशन मतलब सेकंड केस लगाएंगे, क्योंकि हमें फाइनल तो P की वैल्यू निकालना है। इसमें हमें इस डायग्राम को जैसा का तैसा बनाएंगे, क्योंकि अब नीचे का बी वाला पोर्शन लेके चलेंगे। ए को हम क्या ऊपर रखा ही, वो तो कहीं जाएगा नहीं, देखो ऊपर को कंसीडर कर रहे हैं तो नीचे को हम डमी कर सकते थे, लेकिन अब नीचे को कंसीडर कर रहा है तो ऊपर का वेट तो उसके भी रखा ही है, तो उसको लेकर चलना पड़ेगा। इसी डायग्राम को कैसे मॉडिफाई करूंगा आगे मैं समझा देता हूं, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें जिससे डायग्राम दिखता रहे, इसको मैंने कैसे कन्वर्ट किया है बी वाले सेकंड पोर्शन। तो हम इसके लिए यहां पर ऐसा क्लोज कर देता हूं, हम क्या लिखेंगे, केस सेकंड। डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले, यहां पर मैं कर देता हूं, एक डायग्राम बना लेता हूं। इस पे पहले बी वाला रखेंगे, ये हो गया हमारा बी पोर्शन। फिर इस पे हम क्या रखेंगे, ए वाला रखेंगे। ए वाला रख दिया, बस अब हमें इनका नाम वगैरह दे देना और अपनी जो कंडीशन उनको अप्लाई कर देना। जहां फोर्स लग रहा था वहीं पर लगाना, मुझे याद रखें, जैसे कि यहां पर लग रहा था टी फिक्स था, टी को फिक्स करना ही है मुझे। इसके अलावा अब जो फोर्स लगाने वाला हूं मैं पहले समझाते हुए चलना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो क्या होगा, जो मैं समझाने वाला हूं समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले इसमें जो ऑलरेडी डायग्राम में यहां पर आप देख सकते हैं, पी ऑलरेडी हमारा बना हुआ था, पी क्या था, ऑलरेडी लगा हुआ था, कहां से, यहां से ऐसा पी लगा हुआ है, आपने याद हो अभी, पी ऑलरेडी हमारा यहां पर फिक्स था।
ये क्या था हमारा, P ऑलरेडी फिक्स था, तो यहां पर मैं ऐसा P लिख देता हूं। ये इतना डायग्राम था जिसमें आपने यहां पर ये क्या था हमारा, इसको मैं लिख देता हूं, ये हमारा ब्लॉक बी और ये है ब्लॉक हमारा ए, ये भी पता है हमें। अब यहां पर जो इसका वेट लग रहा है उस वेट को बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से देखना है, क्योंकि यहीं पर समझने की बात है। तो यहां पर मैं इसका वेट लगा देता हूं। अब यहां पर वेट लगेगा, इसके लिए इसका वेट कितना था हमारा, 2 किलो न्यूटन, याद रखें कितना था, 2 किलो न्यूटन। तो यहां पर लिख दूंगा मैं 2 किलो न्यूटन। अभी इसके विपक्ष में क्या होगा, इसके विपरीत दिशा में कौन सा फोर्स लगेगा, हमारा रिएक्शन फोर्स लगेगा। कौन सा लगेगा, रिएक्शन फोर्स लगेगा। लेकिन रिएक्शन फोर्स तो मैं लगा रहा हूं, इसके अलावा भी कुछ हमें समझना, बहुत ध्यान से समझेंगे। इस पर हम क्या लगा रहे हैं, रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। तो रिएक्शन उसमें हमने R1 माना था, तो यहां पर हम क्या मान लेंगे, R2 मान लेंगे। यहां पर क्या लग जाएगा, मेरा R2 लग जाएगा। क्या लग जाएगा, R2। तो ये हमारा क्या था यहां पर, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं। तो ये हमारा क्या था यहां पर, T था, तो इसको T रहने देते हैं। T था, याद रखें ये T था। अब यहां पर देखें, लेकिन जो हमारा फोर्स ऑफ ए हमारा दिख रहा है, ये भी हमारा इसके साथ है, तो इसका रिएक्शन कहां जाएगा भाई, जब इसके ऊपर हमने रिएक्शन फोर्स R2 लगा दिया, तो ये जो हमारा ब्लॉक ए दिख रहा है इसका भी रिएक्शन रहेगा। तो इसका रिएक्शन हमारा कहां से आ जाएगा, इसका नीचे की ओर आ जाएगा। इसका भी रिएक्शन आएगा, तो ये इसका रिएक्शन हमारा नीचे की ओर आ जाएगा, और इसको हम क्या R1 के नाम से जानते हैं, जो ऑलरेडी हम दे चुके हैं। तो इसका रिएक्शन, जो इसका रिएक्शन था वो नीचे है, क्योंकि R2 रिएक्शन जो ऊपर लग गया पूरा, तो इस खुद का रिएक्शन है इसका बी वाले ब्लॉक का, तो वो नीचे की ओर आया R1। तो नीचे की ओर टोटल जो यहाँ पर लोड दिखेगा वो क्या, आपको यहाँ पर R1 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं समझ में कंसेप्ट आ रहा है तो याद कर लें आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन यदि एग्जाम में पूछा जाता तो हमें ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा जैसे मैं बता रहा हूं, तभी आपका आंसर सही आएगा। अब ये फोर्स इधर को खींच रहा है, जो फोर्स इधर को खींच रहा है इस वाले ब्लॉक को, तो हम जानते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर को लगेगा, जिधर की ओर इस ब्लॉक को खींचा जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसकी विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा देते हैं यहां पर, है ना। समझ में आ गया इधर को क्यों लगाया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इधर को खींच रही है, इधर को खींच रहा है, इधर को खींच रहा है, तो इसके अपोजिट में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग जाएगा यहां पर। तो मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा देता हूं, और इसको हमने क्या देंगे, याद रखें F1 उसमें दिया था, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, ये F2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहां पर, F2 हो जाएगा। ठीक है, F2 हो गया। और जो ऑलरेडी यहां पर आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्योंकि भाई इधर को P खींच रहा है, तो ये ऑलरेडी जब इधर को खींच रहा है तो ये भी ब्लॉक साथ में चलेगा, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा लगेगा यहां पर, वो भी कौन सा लगेगा, F1 लगेगा, जो ऑलरेडी हम समझा चुके। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो भी लगेगा वो किधर को लगेगा, इधर की ओर। डायरेक्शन किधर की हो गई, इधर की ओर हो गई, क्योंकि जो हमारी बॉडी इधर को खींच रही तो इस पर भी असर होगा, ये भी खींचेगी। तो ये हमारा डायरेक्शन किधर को हो गया, थोड़ा साफ साफ बना देता हूं। तो यहां पर क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये हो गया हमारा F1 और ये हो गया हमारा F2, क्योंकि ऑलरेडी जो इसमें माने हुए थे हमने F1 तो वही रहेगा, लेकिन बॉडी अभी इधर को खींच रही तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर को लगेंगे, है ना, दोनों इधर को लगेंगे। तो ये डायग्राम अभी हमारा कंप्लीट हो गया। यदि आपसे नहीं मान रहा कि कैसे कैसे आए, फिर भी मैंने समझाने की कोशिश की है, तो आपको डायग्राम रट लेना है कि ऐसा बनना, और सोल्यूशन अभी मैं बता रहा हूं तो समझ में आ जाएगा। सोल्यूशन के तरीके वही है। सबसे पहला तरीका है रिजॉल्विंग द फोर्सेस, resolving the forces horizontally रिजॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं हॉरिजॉन्टली ये डायरेक्शन आपको दिख रहा है, तो P फोर्स आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, इक्वल में ये दोनों फोर्स आ जाएंगे, क्या F1 प्लस F2 आ जाएंगे, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है, इसकी डायरेक्शन इधर को, ये भी दोनों हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, ये भी हॉरिजॉन्टल है। क्या हो जाएगा हमारा F1 प्लस हमारा F2 हो जाएगा। यहां पर P इक्वल, यदि हम F1 हमारे पास है, F1 कहां है पर आप देख सकते हैं 0.255 हमारे पास वैल्यू है, तो हम क्या लिख देंगे 0.255 प्लस हमारे F2। लेकिन F2 की वैल्यू नहीं है, F2 की वैल्यू नहीं है, तो हमें इसको इक्वेशन मानना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड मान चुके, तो हम इसको थर्ड इक्वेशन दे देंगे। F2 की नहीं है, लेकिन सेकंड कंडीशन में फिर से लिखना पड़ेगा रिजॉल्विंग द फोर्सेस वर्टिकली,
कैसा करेंगे, वर्टिकली करेंगे। वर्टिकली मतलब खड़े वाले दिख रहे हैं, इधर दो ऑलरेडी लगे हुए हैं, उधर R2 अकेला है, उधर ऊपर क्या है R2 अकेला है, तो हम वहां पर क्या लिख देंगे, ऐसा R2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, R2 लिख देंगे। और उसके अपोजिट में क्या है, यहाँ पर 2 प्लस R1 है, इक्वल में क्या है 2 प्लस R1 है, क्या है 2 प्लस R1 है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। R2 की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, यहां पर मैं इधर समझा रहा हूं। R2 की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, क्योंकि R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.85 है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, हम R2 इक्वल 2 प्लस 0.85, क्या लिखेंगे 2 प्लस 0.85, तो यहां पर R2 आ जाएगा 2 प्लस 0.85, ये जो टोटल करेंगे तो 2.85 हो जाएगा, 2.85 है ना। किलो न्यूटन लिख दें, शायद ये किलो न्यूटन में, सारे डाटा किलो न्यूटन में दिया था, तो मुझे लगता है ये भी हम किलो न्यूटन में लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी डाटा है किलो न्यूटन में है तो किलो न्यूटन में लिखेंगे, न्यूटन में है तो न्यूटन में लिखेंगे। तो ये आप याद रखें, यहाँ पर मैंने किलो न्यूटन लिख दिया, तो इस सब में हमें क्या लिखना पड़ेगा, किलो न्यूटन में लिखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर भी किलो न्यूटन लिखना है ना, तो इसको सही कर लें, यूनिट है। अब यहाँ पर R2 की वैल्यू आ गई है, R2 की वैल्यू आ गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। थर्ड कंडीशन हम लोग क्या निकालते थे, क्योंकि अभी हमें F2 की वैल्यू चाहिए, थर्ड कंडीशन हमारी क्या थी, सेम कंडीशन चलेगी, वही कंडीशन रहती थी थर्ड में हमारी, कौन सी रहती थी, वी नो दैट क्या लिखते थे, हम जानते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल क्या होता है, म्यू इंटू आर होता है। यहां पर हमने फोर्स को F2 माना और इसको हमने क्या माना, R2 माना हुआ है, तो हम लिख देंगे F2 की वैल्यू हमें निकालना है ऑलरेडी, म्यू की वैल्यू 0.3 है और R2 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके 2.85, तो हमारा क्या हो जाएगा F2 इक्वल, यदि इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आ रहा है ये 0.855 किलो न्यूटन। तो F2 की वैल्यू आ गई, F2 की वैल्यू आ गई। F2 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे फिर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड कौन सी, ये वाली है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर P बराबर 0.255 प्लस F2 है, यहां पर देख सकते हैं इक्वेशन पहले मैंने पूरी उतार दी, आप देख सकते हैं थर्ड नंबर की इक्वेशन यहां पर मैंने पूरी उतार दी है। अब यहां पर वैल्यू रख देंगे P इक्वल 0.255 प्लस ये हमने F2 की वैल्यू निकाली 0.855, इन दोनों को जोड़ देंगे तो P इक्वल जो फाइनल जोड़ने के बाद वैल्यू आ रही, ये आ रही 1.11 किलो न्यूटन, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा फाइनल। तो मुझे उम्मीद है थोड़ा सा समय लगा हुआ है, समय इसलिए लगता है क्योंकि मैं आपको समझाता रहता हूं, कुछ ना कुछ बोलता रहता हूं, लेकिन आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो बड़े आसानी से और फास्ट, मतलब कम समय में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन याद रखें, और भी क्वेश्चन समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। एग्जाम चल रहे हैं, बहुत सारे वीडियो में अपलोड करता रहता हूँ, सेकंड सेमेस्टर में भी आप पढ़ाई करेंगे और भी नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई करेंगे, तो उसके लिए चैनल काम का है। प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फर्स्ट ईयर, पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के नाम से, तो उसमें और वीडियो आपको मिल जाएंगी। थैंक यू।